हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। नमस्कार। देखो बेटा, आज अपन पढ़ रहे हैं आवृतबीजी पादपों का जीवन चक्र। ठीक है, आपको नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उनका संपूर्ण विकास पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आरेख आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र का मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बना चुका हूँ, है ना। तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो ये पूरी कहानी आपको शुरू करनी है बीज से। कहाँ से शुरू करनी है? बीज से। आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि बीज चूँकि लैंगिक जनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, अतः द्विगुणित होते हैं। ठीक है, बीज के बेटा अंकुरण से पादप का विकास होता है। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि आवृतबीजी पादपों का मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद यानी कि द्विगुणित पीढ़ी को निरूपित करता है। तो आप देख सकते हैं कि बीज के अंकुरण से द्विगुणित पादप विकसित हो गया। ठीक है, और बेटा इसी पादप के ऊपर पुष्प विकसित होते हैं। ठीक है, चूँकि आवृतबीजी पादपों का मुख्य पादप शरीर द्विगुणित होता है, अतः पुष्प भी द्विगुणित होते हैं। ठीक है बेटा, अब सुने आप, पुष्प की संरचना आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ कि पुष्प में नर जननांग के रूप में पुंकेसर और मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर या स्त्री केसर या अंडक या जायांग विकसित होते हैं। तो आप देख लीजिए, पुष्प में उपस्थित नरजननांग पुंकेसर लिख दिया। कैसा होता है पुंकेसर? द्विगुणित होता है। इसकी संरचना आपको मैं समझा चुका हूँ। पुंकेसर के शीर्ष पर पाए जाते हैं क्या? परागकोश। ठीक है ना। पराग कोशों के भीतर लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती हैं, या यूँ कह दीजिए परागकोश खुद 4 लघु बीजाणु धानियों को समाहित रखता है। लघु बीजाणु धानियों के भीतर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्विगुणित होती हैं बेटा। कौन सी कोशिकाएं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, है ना। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है ना, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु ही परागकण कहलाते हैं। और बेटा लघु बीजाणु या परागकण के अंकुरण से विकास होता है किसका? नर युग्मकोद्भिद का। नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है ना। आगे चलिए, ये जो नर युग्मकोद्भिद यहाँ पे अपन ने बना रखा है, इसकी संरचना आपको मैं समझा चुका हूँ। इस तरह से होती है। अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, जिसमें पराग नलिका पाई जाती है और पराग नलिका के भीतर 2 अगुणित नर युग्मक उपस्थित होते हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, नर युग्मकोद्भिद के भीतर कितने नर युग्मक पाए जाते हैं? 2। और दोनों के दोनों नर युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित। तो बेटा एक साइड का पूरा काम अपन ने ख़त्म कर लिया। ठीक है ना। एक बार दोबारा से सुने, ध्यान से सुनना। बीज के अंकुरण से पादप का विकास होता है। आवृतबीजी वर्ग के पादपों में मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइटिक यानी कि द्विगुणित होता है। ठीक है, पादप के ऊपर पुष्प विकसित होते हैं। ठीक है, पुष्प में नर जननांग के रूप में पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए,
पुंकेसर के शीर्ष पर परागकोश उपस्थित होता है। ठीक है, परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ विकसित होती हैं। लघु बीजाणु धानियों में द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। चित्र को देखते चलो। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। कितने बेटा? 4। आगे चलिए। लघु बीजाणु को ही परागकण कहते हैं, है ना। इसी लघु बीजाणु अथवा परागकण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। और आपको मैं समझा चुका हूँ, अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। ठीक है ना, अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, जिसमें परागनलिका होती है और परागनलिका के भीतर 2 अगुणित नर युग्मक पाए जाते हैं। तो अपन ने ना यहाँ तक का पूरा खेल खत्म कर दिया। ठीक है, अब दूसरी तरफ आइए, ध्यान से देखना बोर्ड पे। पुष्प में मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर या अंडप विकसित होते हैं। स्त्री केसर या अंडपों का समूह क्या कहलाता है? जायांग। ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुनना। प्रत्येक स्त्री केसर या अंडप का आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड। लिख रखा है मैंने बोर्ड पे। बीजांड की संरचना अपन पढ़ चुके हैं। बीजांड में ध्यान से सुनना, बीजांड में गुरु बीजाणु धानियाँ या गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है ना, बीजांड के भीतर यानी कि भ्रूणकोश में। ठीक है ना। अब देखो, बीजांड काय के भीतर भ्रूणकोश होता है कि नहीं? वो गुरु बीजाणु धानी के समान काम करता है, क्योंकि गुरु बीजाणुओं का विकास उसी में होता है। या यूँ कह दो कि गुरु बीजाणु से ही आगे जाके भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बनता है। ध्यान से देखो, पुष्प में उपस्थित मादा जननांग स्त्री केसर या अंडप कहलाता है। स्त्री केसर या अंडपों के समूह को जायांग कहते हैं। जायांग या अंडप या स्त्री केसर का आधारी फूला हुआ भाग क्या कहलाता है बेटा? अंडाशय। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। बीजांड में गुरु बीजाणु धानी अथवा गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। समझा चुका हूँ कि भाई प्रारंभिक अवस्था में बीजांड काय सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से घिरा रहता है। फिर बीजांड काय के भीतर उपस्थित हाइपोडर्मल की कोई एक कोशिका अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक है ना। और उसमें परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन के द्वारा 2 कोशिका बनती हैं, एक तो भित्ति कोशिका और एक बीजाणुजन कोशिका। तो बेटा वही बीजाणुजन कोशिका रूपांतरित होकर के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में विकसित होती है, द्विगुणित होती है। लिखा हुआ है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने गुरु बीजाणु बनाएगी? 4। ठीक है ना। आपको ये भी बता चुका हूँ कि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणु निर्मित होते हैं। इनमें से बीजांड द्वारी सिरे की ओर पाए जाने वाले 3 अगुणित गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। केवल
एक अगुणित गुरु बीजाणु जो कि निभागी सिरे की ओर उपस्थित होता है, सक्रिय रहता है। आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। और बेटा वही क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्म कोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास करता है। मादा युग्म कोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास करता है। ठीक है, भ्रूण कोश की संरचना भी आपको बता चुका हूँ। देखो बेटा, भ्रूण कोश में बीचों बीच में दो ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। दोनों अगुणित ध्रुवीय केंद्रक आपस में संयोजित होकर के द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। बैठ गया आपके समझ में? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। मादा युग्म कोद्भिद अथवा भ्रूण कोश में एक अगुणित अंड कोशिका बीजांड द्वारी सिरे की ओर पाई जाती है, जिसे मादा युग्मक भी कहते हैं। इसकी बात कर ली। अब सुनिए, नर युग्म कोद्भिद के भीतर कितने नर युग्मक पाए जाते हैं? 2, है ना। तो बेटा एक नर युग्मक अगुणित अंड कोशिका या मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। देखो आप तीरों के निशानों को देखो। और बेटा ये क्रिया कहलाती है युग्मक संलयन। ठीक है ना, या इसको बोलते हैं वास्तविक निषेचन। ठीक है, इस क्रिया के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज निर्मित होता है। यही युग्मनज आगे जाकर द्विगुणित भ्रूण का विकास करता है। सुन लिया आपने? एक अंतिम बात और कह रहा हूँ इसी में। दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से बनी द्विगुणित रचना द्वितीयक केंद्रक नर युग्म कोद्भिद में उपस्थित एक नर युग्मक से संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाती है। सुन लिया आपने? जो आगे जाके भ्रूणपोष का विकास करता है। ध्यान से सुनना। और ये जो भ्रूणपोष है, ये परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण उपलब्ध करवाता है। तो बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 बातें आपको मुझे कहनी है कि यदि आपके पेपर में प्रश्न आता है कि आवृत बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण की क्रिया को उपयुक्त आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये आरेख बनाना है। क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं इस आरेख से आपके ये बात समझ में बैठेगी कि आवृत बीजी पादपों के जीवन चक्र में 2 पीढ़ियां पाई जाती हैं। एक पीढ़ी बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट होती है, जो द्विगुणित अवस्था है। सुन लिया? तथा दूसरी पीढ़ी युग्म कोद्भिद या गैमीटोफाइट या अगुणित अवस्था है। बैठ गया आपके समझ में? आगे चलिए। तो आपको इस चार्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि आवृत बीजी पादपों के जीवन चक्र में कौन कौन से भाग स्पोरोफाइटिक तथा कौन कौन से भाग गैमीटोफाइटिक हैं। या बेटा यदि ये ही प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए कि आवृत बीजी पादपों के जीवन चक्र की प्रक्रिया को उपयुक्त आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो भी आपको ये पूरा आरेख बना के ये सारी की सारी बात आपको समझानी है। ठीक है ना? तो एक बार तेज़ी से ये पूरी कहानी मैं रिपीट कर देता हूँ। आप अपना ध्यान बोर्ड की ओर लगाए रखें। ठीक है? देखिए, यहीं से शुरू करो कि आवृत बीजी पादपों में मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइटिक होता है, जो द्विगुणित पीढ़ी को निरूपित करता है। ठीक है?
बीजों के अंकुरण से मात्र पादप का विकास होता है और पादप में पुष्प विकसित होते हैं। पुष्प में नर जननांग के रूप में पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर के शीर्ष पर पराग कोश उपस्थित होते हैं। पराग कोशों के भीतर लघु बीजाणु धानियों में द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगुणित लघु बीजाणु ही परागकण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परागकण। आगे चलिए। परागकण के अंकुरण से नर्म युग्मकोद्भिद का विकास होता है। परागकण के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। नर युग्मकोद्भिद की पराग नलिका में 2 अगुणित नर युग्मक उपस्थित होते हैं। देखो, एक नर युग्मक तो ये रहा और दूसरा नर युग्मक ये रहा। ठीक है भाई साहब। अब आगे चलिए। आवृत बीजी पादपों के पुष्प में, ध्यान से सुनना, आवृत बीजी पादपों के पुष्प में मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर या अंडप विकसित होते हैं। स्त्री केसर या अंडपों के समूह को जायांग कहते हैं। जायांग या स्त्री केसर या अंडप का आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। बीजांड में गुरु बीजाणु धानियाँ या द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ध्यान से समझना। इन्हीं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। आपको पढ़ा चुका हूँ। इन 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं में से 3 बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, जबकि केवल एक गुरु बीजाणु जो निभागी सिरे की ओर उपस्थित होता है सक्रिय रहता है, और वही सक्रिय गुरु बीजाणु आगे जाके मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास करता है ना। आगे चलिए। मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश में बीजांड द्वारी सिरे की ओर एक अगुणित अंड कोशिका या मादा युग्मक उपस्थित होती है। ठीक है ना। यही अंड कोशिका या मादा युग्मक, ध्यान से सुनना, एक अगुणित नर युग्मक से युग्मक संलयन की क्रिया द्वारा जुड़कर युग्मनज बनाते हैं। बेटा, युग्मनज आगे जाके किसके रूप में विकसित होता है? भ्रूण के रूप में विकसित होता है। युग्मनज आगे जाके भ्रूण के रूप में विकसित होता है। ठीक है ना। भ्रूण बन गया। और बेटा, भ्रूण किसका भाग होता है? बीज का। अब एक लास्ट बात और सुन लीजिए, फिर अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश के केंद्रीय भाग में उपस्थित 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक आपस में संयोजित होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। यह द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक एक अगुणित नर युग्मक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। और बेटा, आप सब जानते हैं कि जो भ्रूणपोष होता है वो परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो अब मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए दोबारा से। मैंने ये बोला बेटा कि यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि आवृत बीजी पादपों के जीवन चक्र का उचित आरेख द्वारा
वर्णन कीजिए। या आपसे पूछा जाता है कि आवृत बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण की क्रिया उपयुक्त आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको पहले तो थोड़ा सा पीढ़ियों के बारे में बताना है कि भाई ऐसे ऐसे आवृत बीजी पादपों में मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइटिक या बीजाणुद्भिद होता है। यह द्विगुणित पीढ़ी को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। इसमें बीजाणुद्भिद प्रावस्था अपेक्षाकृत बड़ी और दीर्घजीवी होती है। जबकि दूसरी बात कर लेते हैं, उसमें अपन क्या बोलेंगे कि आवृत बीजी पादपों में युग्मकोद्भिद प्रावस्था छोटी और अल्पजीवी होती है, ठीक है ना। और ये आश्रित रहती है किसके ऊपर? बीजाणुद्भिद प्रावस्था के ऊपर। और फिर आपको ये पूरा का पूरा आरेख बना देना है, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? परागण। छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। परागण कितने प्रकार का होता है? स्वपरागण और बेटा दूसरा परपरागण। दो प्रकार हो गए किसके? परागण के, ठीक है ना। आगे चलिए। स्वपरागण पुनः दो प्रकार का होता है। देखो, पहला प्रकार तो कौन सा है? स्वयुग्मन। कौन सा? स्वयुग्मन। और बेटा दूसरा प्रकार कौन सा है? सजात पुष्पी परागण। अब आपको इन सबकी परिभाषाएं एक प्रश्न के अंतर्गत याद करनी है, तो सभी ध्यानपूर्वक सुने। अपन यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा अपन को किसकी बतानी है? परागण की। तो सुने, किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। गौर करते रहना, वापस बोल रहा हूँ। किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है। परागण क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन से नाम लिखे हैं आपके सामने? स्वपरागण और परपरागण। तो पहले अपन पढ़ते हैं बेटा स्वपरागण के बारे में। सुन लीजिए कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक है बेटा। इसमें मैंने दो बात कह दी। एक बात तो क्या बोली कि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, ये बोली। और दूसरी बात मैंने क्या बोली? किसी पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो कि यदि परागण की क्रिया एक ही पुष्प में होती है, स्वपरागण की बात कर रहा हूँ, यदि परागण की क्रिया एक ही पुष्प में होती है, क्या मतलब हुआ इसका? कि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के स्वपरागण को स्वयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्वयुग्मन। दूसरी बात कर लेते हैं, सजात पुष्पी परागण। ये भी स्वपरागण का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है बेटा? एक पुष्प के परागकण परागकोश से उसी पादप के, गौर करना, उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो दोनों के भीतर आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा।
मतलब स्वयुग्मन की क्रिया में तो परागण की क्रिया एक ही पुष्प में होती है, जबकि सजात पुष्पी परागण की क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने कौन से प्रकार का परागण पढ़ लिया? स्वपरागण। अब मैं दूसरे प्रकार के परागण की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। क्या नाम लिखा है बोर्ड पे? परपरागण। सुनिए कि जब किसी, गौर करना, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। प्रत्येक शब्द को गौर करें कि भाई जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो क्रिया परपरागण कहलाती है। मतलब एक बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी दोनों प्रकारों को पढ़ने के लिए। कौन सी बात दिमाग में रखनी पड़ेगी? कि देखो, स्वपरागण की क्रिया तो एक ही पौधे में होती है और जो परपरागण की क्रिया है वो एक ही जाति के दो पौधों के मध्य होती है। अर्थात आप एक सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि यदि पादप बदल गया, गौर करना, कि यदि पादप बदल गया तो क्या होगा? परागण का प्रकार बदल जाएगा, वो ना परपरागण हो जाएगा। तो आपने परपरागण में क्या पढ़ा बेटा? मैंने ये बोला कि किसी पुष्प के परागकणों का उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। ठीक है ना? अब देखो बेटा कि परपरागण की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा होती है। परपरागण की क्रिया जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जंतुओं द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा भी संपन्न हो सकती है। जैसे आपकी किताब में आप पढ़ेंगे कि परागण की क्रिया मोलस्का संघ के संबुकों द्वारा होती है। आप ये भी पढ़ेंगे कि चमगादड़ भी परागण क्रिया में भाग लेता है। आप ये भी पढ़ेंगे कि गिलहरी भी, या कुछ बहुत से जीव। जैसे इसमें एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, संसार का सबसे बड़ा पादप, शायद नाम आपने पहले कभी सुना हो, रैफ्लिसिया है। पादप नहीं, पुष्प कह रहा हूँ। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लिसिया, और इस पुष्प में बेटा परागण की क्रिया हाथी के द्वारा संपन्न होती है। तो बेटा आज आपको मैंने दो टॉपिक समझाए। पहला टॉपिक जो अपन ने पढ़ा वो तो आवृत बीजी पादपों में पीढ़ीयकांतरण की प्रक्रिया, और बेटा दूसरा टॉपिक परागण किससे कहते हैं और उसके प्रकार।